साथियों नमस्कार। साथियों इस वक्त स्थिति बहुत खराब है। जी हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इतनी मजबूती के साथ सामने आएगी। मोदी को 240 सीटें आई, कुछ लोग बड़े खुश हुए, कांग्रेस वाले विक्ट्री का साइन बना रहे थे, उधर कुछ मौलाना बड़े खुश हो रहे थे और हमारे देश में एक समुदाय विशेष तो इतना खुश था, उसे लगा कि भाई हमने तो कितनी बड़ी फतेह हासिल कर ली। उनको क्या पता था कि इसके बाद एक ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 27 जनवरी की। एक ऐसा दिन था जो मेल्टडाउन दिवस घोषित किया जा सकता है। इतने मेल्टडाउन थे, इतनी आफत एक साथ आकर के बरसी एक समुदाय विशेष पर, मजहब विशेष पर, कि वो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि रिएक्ट कैसे करें। देखिए, 27 जनवरी को जेपीसी से वक्फ बिल पूरी तरह से पास हो गया और अब वक्फ बिल जाएगा लोकसभा में। आपको पता होगा लास्ट ईयर जब लोकसभा में वक्फ का बिल आया था तो इसको थोड़ी बहस के बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि एक छोटी लोकसभा। जैसे एक बड़ी लोकसभा में बीजेपी के 240 हैं, कांग्रेस के 99 हैं, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग सदस्य हैं, ऐसे ही इन पार्टीज के इसी रेशियो के हिसाब से एक छोटा सा दल बना लिया जाता है जिसे जेपीसी कहते हैं। इस जेपीसी में उस बिल को लेकर के डिस्कशन चलते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, सभी पार्टियों की बात सुनी जाती है, जो बदलाव करने हैं वो कर लिए जाते हैं और जब यहां से पास हो जाता है पुनः फिर लोकसभा में ले जाया जाता है। क्योंकि यहां से पास हो गया तो अब लोकसभा में दिक्कत नहीं आएगी। आपने जब वहां पर हां कर दिया तो यहां पर ना कैसे कर सकते हो। तो इसी क्रम में जेपीसी के पास ये बिल पड़ा हुआ था। कई लोगों को यह लग रहा था कि बीजेपी तो इसको लाने के मूड में ही नहीं है, बीजेपी ला ही नहीं पाएगी, ये तो सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए छोड़ा गया शिगुफा था। इस तरह की अफवाहें भी उड़ रही थी। लेकिन अब जैसे ही जेपीसी से पास होकर के लोकसभा में वापस पहुंच गया है, लोगों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बिल इतनी जल्दी जेपीसी से पास हो गया हो। इससे पहले कभी जेपीसी से कोई भी चीज इतनी जल्दी पास नहीं हुई। कुछ चीजें तो, कुछ बिल तो एक एक साल तक लटके रह जाते थे। और पास भी इस तरीके से हुआ है, जेपीसी की मीटिंग के दौरान कई ऐसे अमेंडमेंट्स थे जो अपोजिशन ने भी सजेस्ट किए थे, लेकिन वो पास नहीं हो सके, क्योंकि जब उनके लिए वोटिंग कराई गई तो 10 लोग तो उनके पक्ष में वोट कर रहे थे, 16 लोग उनके विपक्ष में वोट कर रहे थे। इसलिए वो चीज भी इनकी पास नहीं हो पाई। मतलब ले दे के सरकार जो चाहती थी वो इस वक्त बिल में उसने करवा लिया। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई देखिए आपने जबरदस्ती बिल पास करा दिया, अपनी संख्या के दम पे पास करा दिया। तो मोदी जी ये कह सकते हैं कि भाई देखो हमने तो जेपीसी को दिया था, हमने तो पूरा टाइम दिया था, हमने तो लोगों की राय भी मांगी थी, तमाम देश के अलग अलग कोनों से राय भी आई थी इसमें, उस पर भी वोटिंग कराई थी, हमने पूरा टाइम भी दिया था, सारी चीजें। तो इस पर अब कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। और मोदी जी अब 240 ला करके जितनी मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं, विपक्ष समझ ही नहीं पा रहा है कि करें तो करें क्या। ये आदमी 303 पर तो इतना कुछ कर नहीं पा रहा था, 240 पर क्यों कर पा रहा है। 240 पर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अब समझ में आ गया है कि सबका साथ सबका विकास वाली जो फिलॉसफी थी वो बिल्कुल बेकार फिलॉसफी थी। अब हमको ये चलाना है कि जिसका साथ उसका विकास। मोदी जी को ये समझ में आ गया है कि मेरा कोर वोटर क्या है और मुझे कोर वोटर के हिसाब से ही चलना है। और इसको देखा जाए अगर ओवरऑल तो लीड कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आप खुद देखिए, यूपी में जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा है उस पर सबसे ज्यादा स्टेटमेंट किसने दिए हैं? योगी आदित्यनाथ ने, कि भाई एक एक इंच जमीन ले लेंगे। और उन्होंने तो सर्वे भी करा लिया है जिसमें 78% जो लैंड है, जैसे वक्फ बोर्ड ने कब्जा रखा है यूपी में, उसमें से 78% ऐसी है जो सरकारी जमीन है। अब इस पर भी काम चल रहा है। योगी जी ही हर मामले को आगे लेकर के आ रहे हैं, फिर पीछे पीछे केंद्र सरकार चल रही है, देखा जाए तो। आप समझ रहे हैं ना। तो इस समय केंद्र में जो ये वक्फ बिल का अब पूरी तरह से अब निर्णायक फैसला होगा, वोटिंग के लिए जाएगा लोकसभा में, उसके बाद ये पास हो जाएगा। तो कोई ये कह नहीं सकता कि साहब आपने जो है इस पर डिस्कशन नहीं किया, ये तानाशाही चला दी। और मुसलमान ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इस पर रिएक्ट कैसे करें। एक्चुअली हमारे देश का मुसलमान इतना जानता नहीं है कुछ भी, वो तो अपने काम धंधे से मतलब रखता है। यहाँ पर जो कुछ मौलाना है ना, जो जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो नीचे वाले मुसलमानों को संचालित करते हैं, उन्हें भड़काने का प्रयास करते हैं, वो इस समय टेंशन में है कि करें तो करें क्या। अच्छा, 27 को केवल वक्फ अमेंडमेंट हुआ है या अब वक्फ पास हो गया जेपीसी से, ऐसा ही नहीं है। 27 को एक काम और हुआ है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के बारे में पहले ही घोषणा कर दी थी 2021 में आते ही। फिर यूसीसी के कुछ इन्होंने पॉइंट्स तैयार किए, उस पर डिस्कशन चल रहा था, लोगों से राय मांगी गई, वहाँ भी सेम चीज़ करी गई जैसे वक्फ के साथ किया गया था। और फिर जब फाइनली उस पर सारे अमेंडमेंट हो लिए, उसको पूरी तरह से ड्राफ्ट उसका तैयार हो गया, अब इसको लागू कर दिया गया। और वो कहर जिस दिन बरपा था कौम के ऊपर, पहला वक्फ के रूप में फिर यूसीसी के रूप में, वो 27 जनवरी थी, याद रखिएगा।
मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, लेकिन मेरे को लगा इस पर वीडियो बनना चाहिए। यूसीसी आते ही अब उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो शादी कर सकता है कानूनी रूप से ही, डाइवोर्स कर सकता है कानूनी रूप से ही। ये तलाक 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 कह देने से डाइवोर्स अब नहीं होगा। उसके बच्चे चाहे जायज़ हों या नाजायज़ हों, माने उसी के जाएंगे, बराबर अधिकार होंगे। शादी की उम्र सब धर्मों में सेम होगी, 18 साल लड़कियों के लिए, 21 साल लड़कों के लिए। अब कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ धर्म के बेसिस पर अलग नियम कायदे कानून का पालन हो रहा हो। और पूरे उत्तराखंड में इसको अपनाया गया। एक्चुअल में यूसीसी को अगर पूरे देश में लेकर के आते तो इसमें वही रिएक्शन देखने को मिलता है जो सीएए में देखने को मिला। सीए के बारे में आपको पता होगा, कैसे महिलाएं शाहीन बाग में धरना देने बैठ गई थी और 1 साल तक बैठी रही थी, बवाल हुआ था। तो वो जो इनका तरीका था बीजेपी वालों का सीए को लाने का, ये समझ गए थे कि यूसीसी इस तरीके से नहीं आएगा। यूसीसी लाओ स्टेट वाइज, पहले छोटे स्टेट में ले आओ, फिर एक और स्टेट में ले आओ, फिर बीजेपी शासित स्टेट में ले आओ, फिर जब मैक्सिमम स्टेट्स में आ जाएगा धीरे से केंद्र में ले आओ, या फिर बची कुची स्टेट्स में ले आओ। और इसके लिए सबसे सही माना गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में माना कि 16% मुसलमान हैं, पर वो एक डेमोग्राफी इस तरह की है कि बवाल करने के लिए सक्षम नहीं है। बवाल वहाँ होता है जहाँ प्लेन एरिया होता है, जहाँ इकट्ठा होना आसान होता है, जहाँ बड़ी तेज़ी से गैदरिंग हो जाती है। वहाँ पहाड़ों पर कहाँ गैदरिंग हो पाएगी। वहाँ पर हल्द्वानी जो क्षेत्र है जहाँ मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ कभी कभी बवाल होता है, पर उसको भी कंट्रोल कर रखा है। तो पहले इसको उत्तराखंड में ला करके एक बार टेस्ट किया गया कि भाई देखते हैं क्या होगा, और कुछ नहीं हुआ, लागू हो गया। कोई लोग सहमत है, कोई लोग असहमत है, बने रहो, क्या मतलब है। देश संविधान से चलेगा जी। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं 1 साल से, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। तो संविधान की आर्टिकल 44 में लिखा है, अनुच्छेद 44 में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। तो संविधान के तहत लेकर के आ गए। अब राहुल गांधी बोलेंगे हाँ मैं इसका सम्मान करता हूं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। देख रहे हैं इनका दोगलापन। आगे आइए, अब अगला जो स्टेट है जहां पर यूसीसी लाया जा सकता है अच्छे से, वो है उत्तर प्रदेश। जी हां, योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं यहां पे। अब यही है जो उसको ला सकते हैं। और सोचिए अगर यूपी में ये लागू हो गया, यूपी में लागू होने का मतलब है देश में लागू हो जाना। यूपी इतनी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सब तरह के यहाँ पर उत्पादी लोग बैठे हुए हैं। अगर यहाँ ठीक से लागू करा लिया तो केंद्र सरकार समझ जाएगी कि अब इसे देश में भी लागू कराया जा सकता है। अगर उसको ऐसा लगा तो देश में भी कर सकती है, वरना यूपी के बाद एमपी, फिर राजस्थान, फिर धीरे महाराष्ट्र, धीरे धीरे बीजेपी वाले राज्यों में ये लागू हो जाएगा। इस तरह से यूसीसी लागू किया जाएगा। उसी के साथ दिन 27 जनवरी एक स्टेटमेंट आता है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। बड़े सम्माननीय हैं, फंस गए हैं परिस्थिति में, कोई बात नहीं, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। तो साहब कह रहे हैं उस दिन एक स्पीच में कि भाई गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। ओहो, इनके बेटे उस दिन पता क्या कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के, कि हमें सनातन धर्म को हटाना होगा। अच्छा, ये इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जो कुंभ में लगभग 45 करोड़ लोग जाने वाले हैं, टोटल अभी तक 15 करोड़ जा चुके हैं, जो 45 करोड़ जाने वाले हैं ये तो हमारे हाथ से गए। अब ये तो हमारा वोट बैंक नहीं रहा। अब हमारा वोट बैंक क्या बचा है? वही मुसलमान वोट बैंक है। अब उसी को खुश कर लो अच्छे से। हिंदू तो हाथ से गए, तो अब ये उसको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं जाएगी। भाई गंगा में डुबकी तो जवाहरलाल नेहरू ने भी लगाई थी, तभी तो इस देश की गरीबी नहीं जा सकी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये बताना चाहिए कि पिछले 70 साल से कांग्रेस वगैरह अच्छे खासे शासन में रही तो गरीबी क्यों दूर नहीं कर पाई। या ये बताएं कि ठीक है अगर गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती तो क्या हज पे जाने से दूर हो जाती है? बताएं। उस पर तो ये कुछ नहीं बोलते। और इनकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कुंभ का आयोजन है उस पर सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यूपी सरकार ने, और उससे जो यूपी सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा वो 2 लाख करोड़ का होगा, और पूरे देश को जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 2 लाख करोड़ और का होगा। यानी टोटल 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना है। कैसे होना है? मान लीजिए कोई आदमी आगरा से प्रयागराज जाता है तो टैक्सी से जाएगा या रेलवे से जाएगा, किराया देगा, बीच में चाय नाश्ता पानी करता हुआ जाएगा, उसका पैसा देगा, फिर वहाँ रुकेगा, होटल का पैसा देगा, फिर वहाँ पर कुंभ तक जाने के लिए टैक्सी वगैरह कुछ करेगा, उसका पैसा देगा, वहाँ चाय पानी नाश्ता करेगा, उसका पैसा देगा, वहाँ खरीदी करेगा, उसका पैसा देगा। आप समझ रहे ना? फिर लौट करके आएगा तो पूरा जो है सिस्टम फॉलो करेगा।
तो इस पूरे में पैसा तो खर्च कर रहा है ना, वो इकोनॉमी में पैसा जा रहा है ना, ऐसे पैसा जनरेट होता है। मोदी जी ने 2014 में ही चुनावों की रैली के दौरान ये बोला था कि हमारे मंदिरों में इतनी ताकत है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को रन कर सकते हैं। और पुराने भारत में, प्राचीन भारत में ऐसे ही होता था, हमारे मंदिरों से ही इकोनॉमी जनरेट होती थी, उसी से रन होती थी। आप जानते हैं इंदिरा गांधी ने सभी मंदिरों की जो पेटियां हैं या उनका जो उनके पास जो चढ़ावा आता है उसका पूरा कंट्रोल सरकारों को दे दिया था कि आज से सरकार ही मंदिर को कंट्रोल करेंगी, मस्जिदों को नहीं, सिर्फ मंदिरों को, क्योंकि उनको पता है कि इनके मंदिरों में इतना चढ़ावा आता है कि इससे सरकार भी चल सकती है। अब देखना आने वाले समय में हमारे देश में जो धर्माचार्य हैं वो इस बात की लड़ाई लड़ेंगे या इस बात की वकालत करेंगे कि जितनी भी ये मंदिरों के कंट्रोल सरकार के पास हैं उन्हें अब छोड़ा जाए और मंदिरों के कंट्रोल मंदिरों को ही दिए जाए, जिससे पता तो चले कितना चढ़ावा आ रहा है। सरकार तो कुछ भी बोल देगी, कर्नाटक सरकार कुछ भी कर देती है। ये चीज़ें होने वाली हैं। महाकुंभ में कई संतों का एक जमावड़ा लगा हुआ है, धर्म संसद वहाँ चल रही है। कुछ संत ऐसे हैं जो वहाँ पर सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, सनातन बोर्ड हो तो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको वक्फ बोर्ड कमज़ोर करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दीजिए। भाई, वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दोगे तो उसमें दो दिक्कतें हैं। एक, बोर्ड ख़त्म करके फिर आप सनातन धर्म की या सनातन बोर्ड की मांग कैसे करोगे, किस मुंह से करोगे? और दूसरा, अगर आप वक्फ बोर्ड को खत्म कर दोगे तो उस बोर्ड के या उस कानून, वक्फ कानून के तहत आपने जो जो जमीनें कब्जाई हैं मुसलमानों ने, उन जमीनों को कैसे आप छुड़ाओगे? भाई, जमीनों को वापस लेने के लिए वो कानून तो होना चाहिए ना जिसके तहत उन्होंने जमीन छीनी थी। तो उस कानून को रखो, पर इतना पैरालाइज कर दो किसी मतलब का ना रहे। जैसे धारा 370 हटाई नहीं है सरकार ने, लेकिन उसको इतना कमजोर कर दिया कि उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमारे देश में इस वक्फ बोर्ड ने, इस वक्फ बिल ने, या जो कहेंगे पहले जो नियम था, उसने इतनी गुंडागर्दी करी है, इतना भूमाफिया बोर्ड बन के ये उभरा है कि देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड का मेंबर या उनको ये लगता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो वक्फ की ज़मीन है, तो आपके घर पर आएंगे और उनका एक मेंबर आके आपसे कहेगा कि ये वक्फ की ज़मीन है। आप कहोगे नहीं साहब, हम पे तो कागज़ हैं। वो कहेगा नहीं नहीं, ये वक्फ की है, हमें ऐसा लगता है। आप कहोगे मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते। कांग्रेस ने इसमें ऐसे संशोधन किए हैं सेक्शन 40 के तहत कि आप ना हाई कोर्ट जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको सिद्ध करना है कि वो घर आपका है तो आपको एक ट्राइब्यूनल में जाना होगा, एक छोटी सी अदालत में जाना होगा जो विशेष तौर पर वक्फ के लिए बनाई गई है, और उस ट्राइब्यूनल में भी जो जज बैठा होगा वो इन्हीं का एक आदमी होगा। यानी कि पहली बात तो आपको प्रूफ करनी है कि वो आपकी जमीन है, वो नहीं प्रूफ करेगा कि वक्फ की जमीन है, और आप भी प्रूफ करने जाओगे तो उसी की अदालत में। और जब वो वक्फ हत्या लेगा इस जमीन को तो इसका कहीं रिकॉर्ड डीएम के पास भी नहीं होगा, ये वक्फ बोर्ड के पास रहेगा। तो अब जो बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि अगर आपकी जमीन आपकी है तो आपकी जमीन की आप वकालत दूसरी अदालतों में भी जाके कर सकते हैं, लोअर अदालत में जाके कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाकर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। दूसरा, वक्फ बोर्ड अगर कोई जमीन को कब्जाएगा तो उसका जितना भी लेखा जोखा है, इंस्पेक्शन है, सब कुछ है, डीएम के पास रहेगा। तीसरा, वक्फ बोर्ड में पहले सब मुसलमान हुआ करते तो एक दूसरे को इलेक्ट कर लेते थे, अब से उसमें और धर्म के लोग भी शामिल होंगे, महिलाएं भी शामिल होंगी, और उनको आपस में नहीं चुनेंगे, वो उनको सरकार चुन के भेजेगी। उसके अलावा जितनी भी जमीनें वक्फ बोर्ड अब कब्जाएगा उन सब पर उसी तरह से सर्वे होगा, उसी तरह से उनका एक तरीके से लेखा जोखा होगा जिस तरीके से एक नॉर्मल जमीन का होता है। ये सब होने वाला है। तो इस बात से इनको बड़ी दिक्कत है। भारत में मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद वक्फ की जमीन कब्जाए बैठे हैं। जी हाँ, इनकी बात किसी और दिन करेंगे। तो इस तरह से कोई भी जो बोर्ड है जिसमें मुसलमान बैठ करके अपनी अपनी चलाते हैं, ये अब नहीं चला पाएंगे। इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है। हालांकि सरकार ने ये कहा है, इस बिल में ये आया है कि जो पुरानी ज़मीनें कब्जाई जा चुकी हैं उस पर ये चीज़ लागू नहीं होती, अब जो कब्जाई जाएंगी उस पर लागू होगा। अब देखना ये है कि पुरानी कैसे छुड़ाई जाए। अभी तक तो इसमें ये चल रहा है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, और यूपी में भी इस समय जो है पूरी पॉलिटिक्स उबाल पकड़े हुए है। अखिलेश यादव भी कुंभ में डुबकी लगाने आए थे, 11 उन्होंने डुबकियां लगाई और बाद में कुंभ को ही गाली दे दी। कह रहे यहाँ का पानी तो बहुत गंदा है, दिल्ली की यमुना से भी ज़्यादा गंदी तो यहाँ की यमुना है। अगर उतनी ज़्यादा गंदी है तो आपने 11 बार डुबकी लगा कैसे ली? दिल्ली की यमुना में लगा के दिखाओ ना, अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंतजाम बड़े बेकार हैं, लोगों को इतना पैदल चलना पड़ रहा है। बताइए तो क्या कर सकते हैं भाई, ज़मीन उतनी है, करोड़ों लोग एक ही दिन आ गए, तो क्या कर सकते हैं? कौन सा ऐसा शहर है जिसकी करोड़ों की पॉपुलेशन होती है?
दिल्ली एक ऐसा शहर है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, तो आप देखिए वहाँ कितना जाम लगा रहता है, सब सुविधाएं होने के बावजूद। और वो तो प्रयागराज का कुंभ का तट ऐसा है, ये क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर सड़कें वगैरह प्रयागराज में ही है, जो कुछ है कुंभ स्थान पर तो नहीं है। तो इतना देखो कष्ट तो होगा। लेकिन अखिलेश यादव में एक बात अच्छी है, अखिलेश यादव को यह पता है कि मुझे उस तरह की राजनीति नहीं करनी जो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस क्या है कि एक तरफा हो गई है इस वक्त कि मुसलमानों को ही साथ देना है, बस हिंदू को गाली दो, अब होगा देखा जाएगा। अखिलेश को पता है कि ये गलती नहीं करनी, अकेले मुसलमान के दम पर नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अखिलेश यादव बीच बीच में डुबकी लगाए आते हैं। लेकिन थोड़े कंफ्यूज नेता हैं, पहले बुराई करेंगे फिर डुबकी लगाएंगे फिर बुराई करेंगे, तो ये कुछ करते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है अभी। बट हाँ, कांग्रेस से तो अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में अखिलेश यादव चल रहे हैं। तो अभी पूरा यूपी में, कुंभ में और हमारे देश में राजनीति ये चल रही है। आने वाले समय में आप देखना, जो मुसलमान इस बात को लेकर के बहुत खुश हो रहे थे कि मोदी को हमने कमज़ोर कर दिया, 240 सीटों पर लाके समेट दिया, वो इस बात को रोएंगे कि यार मोदी पहला वाला अच्छा था, ये तो कमज़ोर करके तो और घायल शेर हो गया है। आप देख लेना। नमस्कार।